गुड मॉर्निंग। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात शुरू की थी। आज उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। महाराजा रणजीत सिंह जो हैं, इनके राज्य विस्तार की अगर बात की जाए तो जब महाराजा रणजीत सिंह शासक बने उस समय लाहौर जो था उसके ऊपर भंगी मिस्र का अधिकार था। रणजीत सिंह ने उन्हें परास्त करके लाहौर के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। लाहौर विजय से रणजीत सिंह का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। 1801 ईस्वी में अफ़गानिस्तान में राजक्रांति हो गई। जमान शाह जो थे उसको उसके सौतेले भाई ने अपदस्थ कर दिया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए रणजीत सिंह ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और पंजाब के महाराजा की पदवी ग्रहण की। यह इस बात का संकेत था कि रणजीत सिंह सिखों की कमज़ोर संघीय व्यवस्था को समाप्त करके एकतंत्रीय शासन की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। सबसे पहले जम्मू पर चढ़ाई की गई और वहाँ के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। 1805 ईस्वी में उसने सिखों के पवित्र स्थान अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। अब वह सभी सिख सरदारों में प्रमुख सरदार हो गया और उसके नेतृत्व में पंजाब में एक नया शक्तिशाली सिख राज्य संगठित हुआ। जहाँ तक बात है महाराजा रणजीत सिंह और मराठों की, तो सबसे पहले महादजी सिंधिया जो थे, इन्होंने अपने प्रतिनिधि को रणजीत सिंह के पास अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने भेजा था, लेकिन रणजीत सिंह ने अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया। 1805 ईस्वी में अंग्रेज़ों से परास्त होने के बाद प्रसिद्ध मराठा सेनानायक जसवंत राव होलकर अपनी सेना के साथ पंजाब में आ पहुंचा और अंग्रेज़ों के विरुद्ध रणजीत सिंह का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इधर अंग्रेज़ों ने भी रणजीत सिंह से कहा कि वह मराठों की सहायता न दे, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर होंगे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रणजीत सिंह ने मराठों को सहायता देने से इनकार कर दिया और उन्हें पंजाब से चले जाने को कहा। इस प्रकार रणजीत सिंह जो है, इन्होंने समय के अनुकूल कदम उठाकर अपने आप को संकट से बचा लिया। दल खालसा जो थी उसके अंतर्गत कुल 11 जत्थे या मिसलें गठित की गई थी और इनका कार्य क्षेत्र जो था वह सतलज नदी के उत्तर पश्चिम की ओर था। 12वीं मिसल फुल्किया ने सतलज के पार अपना प्रभाव बढ़ाया। इस समय पटियाला, जिंद, नाभा आदि राज्यों पर इसी मिसल जो है इसके वंशजों का शासन था। रणजीत सिंह सभी सिख राज्यों को मिलाकर एक प्रबल सिख राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था और इसके लिए सतलज पार के राज्यों को जीतना जरूरी था। 1806 ईस्वी में उसे अवसर भी प्राप्त हो गया। नाभा और पटियाला में संघर्ष छिड़ गया। नाभा के राजा ने रणजीत सिंह से सहायता की याचना की और रणजीत सिंह सेना के साथ जा पहुंचा। उसने पटियाला के राजा को परास्त किया। पटियाला ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। नाभा और जिंद जो राज्य थे उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी तटस्थता की नीति का पालन कर रही थी और अभी भी यमुना नदी तक ही अपनी सीमा निर्धारित किए हुए थी, परंतु रणजीत सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव से अंग्रेज चिंतित हो उठे। रणजीत सिंह के उदय के बाद सिखों और अंग्रेज़ों का पहला प्रत्यक्ष संपर्क 1800 ईस्वी में हुआ था। इस समय अंग्रेज़ों की नीति अंग्रेज़ों और रूस के मध्य रणजीत सिंह के राज्य को एक अंतस्थ राज्य यानी कि बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना था, क्योंकि इस समय रूस मध्य पूर्व की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और इस बात की आशंका थी कि कहीं वह
ईरान और अफ़गानिस्तान के संबंध स्थापित करके भारत पर आक्रमण ना कर दे। वेलेज़ली जो है उसने मुंशी यूसुफ अली जो थे उसको अमूल्य भेंटों के साथ रणजीत सिंह के दरबार में भेजा और उससे यह अनुरोध किया कि वह जमान शाह जो राजा है उसको सहायता ना दे। परंतु जमान शाह के आक्रमण के भय का अंत होते ही मुंशी यूसुफ अली की रणजीत सिंह के दरबार से वापस बुला लिया गया। रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज़ों के इस ये जो प्रथम संपर्क हुआ था इसके परिणाम जो है अच्छे निकले। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि रणजीत सिंह ने मराठा सरदारों सिंधिया तथा होलकर को अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता देने से मना कर दिया था और इसका परिणाम अच्छा निकला और 1806 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह के साथ मित्रता और सहयोग की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने ये आश्वासन दिया कि वे पंजाब से अपनी सेनाएं हटा लेंगे और मराठों को पंजाब में उपद्रव नहीं करने देंगे। दूसरा, यह वचन भी दिया कि जब तक रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के प्रति मैत्री भाव रखेगा तब तक वे रणजीत सिंह के राज्य जो हैं इनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। परंतु जब रणजीत सिंह ने सतलज पार के राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयास किया तो अंग्रेज चिंतित हो उठे। उन्हें रणजीत सिंह की बढ़ती हुई शक्ति अच्छी नहीं लगी और वे उसको नियंत्रित करने को उत्सुक हो उठे। संयोगवश सतलज पार के सिख राज्यों ने कंपनी से रणजीत सिंह के विरुद्ध संरक्षण की मांग भी की। अंग्रेज़ों को भी आशंका थी कि नेपोलियन मध्य एशिया के मार्ग से उनके भारतीय राज्य पर आक्रमण कर सकता था। कंपनी एक तरफ तो रणजीत सिंह को सतलज पार बढ़ने से रोकना चाहती थी और दूसरी तरफ उसे नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे उनके संभावित आक्रमण के विरुद्ध उसे रणजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता थी। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ नामक सुयोग्य अधिकारी को सितंबर 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह से बातचीत करने के उद्देश्य से लाहौर भेजा गया। अप्रैल 1809 ईस्वी में दोनों के मध्य संधि हो गई, जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है। ये जो अमृतसर की संधि हुई इसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। दोनों पक्षों ने स्थायी रूप से मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। पूर्व की ओर सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की सीमा निर्धारित किया गया। सतलज के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में रणजीत सिंह को खुली छुट्टी दे दी गई और इन क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। रणजीत सिंह ने सतलज पार के जो राज्य थे उन पर ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया और उन पर आक्रमण न करने का वचन दिया। तीसरा, अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और कोई भी पक्ष सतलज के किनारे पर अधिक सेना नहीं रखेगा। किसी भी पक्ष के द्वारा संधि की एक धारा का भी उल्लंघन अगर किया जाएगा तो इसे संपूर्ण संधि जो है समाप्त मानी जाएगी। रणजीत सिंह का इरादा सतलज पार के सिख राज्यों को नियंत्रण में लाकर एक शक्तिशाली संगठित सिख राज्य है उसकी स्थापना करना था। अमृतसर की संधि ने इसके इरादे पर पानी फेर दिया। अब वह सतलज पार नहीं बढ़ सकता था। इसके विपरीत कंपनी के राज्यों की सीमा सतलज नदी तक जा पहुंची और अब उनके लिए सिख राज्यों की गतिविधियों जो थी उन पर नज़र रखना, निगरानी रखना सरल हो गया। कुछ इतिहासकार अमृतसर की संधि को रणजीत सिंह की कूटनीतिक पराजय नहीं मानते, बल्कि
रणजीत सिंह की कूटनीतिक कुशलता बतलाते हैं। अब रणजीत सिंह जो है उसको उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में राज्य विस्तार का अवसर मिल गया, क्योंकि उसे अब अपने राज्य की दक्षिणी सीमा की सुरक्षा की चिंता नहीं रही थी। इतना निश्चित है कि रणजीत सिंह के सामने संधि करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रणजीत सिंह अपने नवोदित राज्य की सीमित शक्ति से भली भांति परिचित था और इसलिए उसने शक्तिशाली अंग्रेजों को चुनौती देकर अपना सर्वनाश आमंत्रित करने की गलती नहीं की। वह अपने राज्यों को संभावित जो खतरे थे उनसे भी सुरक्षित रखना चाहता था, दूर रखना चाहता था, और इसलिए उसने टकराने की नीति थी उसको नहीं अपनाया। सतलज पार के सिख सरदार पहले ही अंग्रेजों का दामन पकड़ चुके थे। अंग्रेजों के साथ लड़े जाने वाले युद्ध में अन्य सिख सरदारों के सहयोग पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था। अमृतसर की संधि के कारण अब रणजीत सिंह के राज्य का सतलज पार प्रसार अवरुद्ध हो गया, तो उसने उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर अपनी सीमाओं को बढ़ाने का फैसला किया। 1809 ईस्वी में कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और मुल्तान के ऊपर 1802 ईस्वी में ही रणजीत सिंह जो है उसने नज़रें लगाई हुई थी, लेकिन सफलता 1818 ईस्वी में मिली। 1819 में कश्मीर जो है उस पर आक्रमण किया। कश्मीर का अफ़गान सूबेदार परास्त हुआ और कश्मीर पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। इसके बाद उसके राज्य की सीमाएं तिब्बत तथा चीन से जा टकराई। 1821 ईस्वी में दोआब में स्थित मंकेरा राज्य पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और 1823 ईस्वी में सिख सेना ने पेशावर पर आक्रमण किया। इस प्रकार अफ़गानों ने जमकर लोहा लिया, परंतु रणजीत सिंह विजयी हुआ। परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह के राज्य की सीमा सुदूर उत्तर पश्चिम तक पहुंच गई। इस प्रकार रणजीत सिंह जो है इसने अपने राज्य का काफ़ी अधिक विस्तार किया और कल की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम 1809 ईस्वी के पश्चात रणजीत सिंह के अंग्रेज़ों से किस प्रकार के संबंध रहे इस पर बात करेंगे। थैंक यू।